Hello to all and welcome back to the platform. So let's get started with today's lesson. But before I get started, I would just say ki if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. And if you're having any queries regarding this Plus subscription, then you can use this number. You can call us or WhatsApp us. You can use this code RANK10 to get the discount of 10% and other benefits also will be provided to you. You can join us on Telegram and Facebook channel and all links are given in the description box. Okay, an academy helps you in preparing for your examination and in a very strategic manner. So use this opportunity. What we were discussing in previous lesson was the economic impact of British rule in India, right? What all I have discussed with you was the factors which were responsible for the economic drain of our country by the British colony. आई टोल्ड यू कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें थी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रियून करने के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री को रियून करने के लिए किया था और इसके इफेक्ट क्या क्या थे. इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद पेजेंट्री में बहुत ज्यादा एम्पॉवरमेंट देखने को मिली थी और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फेमाइन और पॉवर्टी भी साथ साथ चल रही थी और इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया था एंड आफ्टर दैट there were destruction of industry and late development of modern industry was witnessed in India. So today we are going to discuss what were the nationalist critic of colonial economy. मतलब कि यहाँ पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ जो अर्थव्यवस्था को लेके एक जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने क्या क्या मतलब क्रिटिसाइज किया, कैसे कैसे इसको क्रिटिसाइज किया, क्या क्या आलोचनाएं थी इनकी, राइट. सो इफ आई गिव यू अ ओवरव्यू तो 19th सेंचुरी के पहले क्या था, इसके 19th सेंचुरी के बिगिनिंग के पहले एक ऐसी चीज चल रही थी कि उसमें जो एक्सपर्ट्स थे, जो बुद्धिजीवी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, उन्होंने काफी ज्यादा ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उसके जो इकोनॉमिक जो भी नीतियां थी उसको काफी ज्यादा वो फॉलो करते थे, काफी ज्यादा उसका समर्थन करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो ये नए नए तकनीक ला रहे हैं या फिर जो भी वो कैपिटलिज्म यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं या फिर जो आर्थिक संगठन के द्वारा वो जो एक मॉडर्नाइजेशन कर रही है यहाँ पे इंडिया की, वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होने वाला है. आधुनिकीकरण जो हो रही थी, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो. लेकिन क्या हुआ कि 1860 के बाद जब यहाँ पे रेनेसेंस वाली स्थिति आनी शुरू हुई थी, जब जो इंडियंस हैं वो अपने हकों के लिए बहुत ज्यादा जागृत होना शुरू हो गए थे, उनको ये पता चलने लगा था कि क्या हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि वो यहाँ से बाहर की कंट्रीज में स्टडीज के लिए या फिर अपनी डिग्रीज के लिए जाना शुरू कर दिए थे और वहां पे वहां का लॉ एंड सिस्टम देख के फिर उनको ये लगता था कि आखिर हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है, और वहां से वो चीजें सीखते थे जिसके कारण इनका माइंड जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ. तो 1860 के बाद जो राष्ट्र, एक कह सकते हो आप राजनीतिक चेतना आना, ठीक है, पॉलिटिकल जो एक यहाँ पे रेनेसेंस आता है, जो एक चेतना आती है, वो उसका बहुत तेजी से यहाँ पे इंडिया में जो है वो डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेजी से प्रसार हुआ इसका. उसके बाद कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी ये वो आर्थिक शोषण कर रहे थे, जो भी इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको सामने लाना शुरू किया. उन्होंने जितनी भी उनकी रूल्स थे, जितनी भी पॉलिसीज थी, उसको जो है वो उजागर करना शुरू किया, उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही है, उसको ड्रेन आउट कर रही है. और उन्होंने ये बात सामने लाके रखी कि ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बिल्कुल सोची समझी हुई साजिश है, वेल प्लान्ड एक ऐसी चीज है जो भारत को लूटने के लिए पूरी तरीके से मतलब उसमें लीन है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जो है इंडिया को खोखला कर रही है. तो इसमें से जो नेशनलिस्ट क्रिटिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपको सुनने को मिलेगा, जो नेशनलिस्ट लीडर जो कि काफी ज्यादा एक ब्रिलियंट एनालिसिस थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने बुक के लिए, जो इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन जो कंट्री की हो रही थी उस पे लिखी थी, उस थ्योरी पे बेस्ड थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक थी और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको एनालाइज करके इस जो जो बुक थी उसको लिखी थी. और इन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से जो एक धन के निकास का सिद्धांत है, मतलब जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया का, वो किस किस तरीके से इंडिया में किया जा रहा है.
अगर आप कहोगे कि इनके अलावा कौन कौन यहाँ पे अदर लीडर्स शामिल थे, तो आपको एमजी रानाडे का नाम सुनने को मिलेगा, रोमेश चंद्र दत्त थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट लीडर्स थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे इसमें शामिल, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक आप इकोनॉमिक जो एनालिस्ट कह सकते हो उसमें से थे, उसमें शामिल थे वो। अब इन्होंने अपना ये जो भी इन्होंने जो भी हिस्ट्री मतलब जो भी थ्योरी इन्होंने अपने सामने रखी उसको बहुत ज्यादा डीपली इसको एनालाइज किया, बहुत ज्यादा विश्लेषण किया इसका, और उसके बाद वो ये बात समझ में आई इनके कि ये जो राष्ट्रवादी ये जो मतलब ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपने जो भी स्टडी है उससे ये प्रूफ कर दिया था कि कैसे ये जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एक जो ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, और वो जो रॉ मटेरियल के रूप में जो इंग्लैंड का जो भारत का जो सोर्स है, भारत का जो धन है जो इंग्लैंड भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या है अनाज भी एक्सपोर्ट होते थे और उसके बाद कच्चे माल रॉ मटेरियल्स भी होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और उसके बाद फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना के रख दिया है। मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ की जो मतलब क्या करते थे वो लोग कि भारतीय जो भी इंडिया का जो धन है, इंडिया की जो पूंजी है, वो क्या करते थे पहले तो वो इंग्लैंड ले जाते थे, राइट, और उसके बाद वहां से वापस उसी पूंजी को वो इंडिया में लगाते थे और उसके बाद उससे वो मुनाफा कमाते थे। तो ये एक पूरा का पूरा उनका साइकिल चल रहा था जो इंडिया को बुरी तरीके से जो है वो इकोनॉमिकली ड्रेन आउट कर रहा था। तो इसी से ये जो भारतीय ये जो अर्थव्यवस्था थी, ये जो इंडियन जो ये चल रहा था उसको मतलब इस चीज से मतलब छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने ये चीज पूरी तरीके से तय कर ली थी इन नेशनलिस्ट लीडर्स ने कि लोगों तक ये बात उनको पहुंचानी है और उसके बाद ये जो ड्रेन आउट थ्योरी ये ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसको उजागर करना है। सो 19th सेंचुरी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, सप्लायर ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल्स टू द मेट्रोपोलिस एंड अ मार्केट फॉर मेट्रोपॉलिटन मैन्युफैक्चर एंड अ फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से रॉ मटेरियल्स एंड ऑल ले जाना, वहां पे जो भी है उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था तो वहां पे फिनिश गुड वो बहुत ज्यादा कम लागत में बना लेते थे और उसके बाद उसको यहाँ पे भेज देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे और यहाँ से वो मुनाफा जो है वो डबल ट्रिपल कमाते थे। तो यहाँ पे ये जो कुचक्र चल रहा था, आप एक कुचक्र कह सकते हो, एक बहुत ही बुरा साइकिल चल रहा था जो इंडिया को बुरी तरीके से ध्वस्त कर रहा था इकोनॉमिकली। ब्रिटिश पॉलिसी मेकिंग इंडिया पुअर, मतलब यहाँ पे इन्होंने ये चीज सामने रखी कि ब्रिटिशर्स की ये जो पॉलिसी है उन्होंने भारत को जो है वो बिल्कुल निर्धन कर दिया है, बहुत ही बुरी तरीके से इसको जो है वो मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं बच गई जो वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए कर नहीं रहे। पॉवर्टी जो है वो अलग ढंग से चल रही थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा लॉस हो चुकी थी और उसके बाद जो ये प्रॉब्लम नेशनल डेवलपमेंट और ये सब जो चल रहा था तो उसको इन्होंने पॉवर्टी को जो है एक नेशनल इशू बना दिया था, राइट। और इससे एक चीज और भी हुई थी, जो सोसाइटी थी ना उसमें ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थी वो ये सोचने पे मजबूर हो चुकी थी कि उनकी जितनी भी ये आर्थिक जो समस्या चल रही है ना, जो भी वो इकोनॉमिकली जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो किसकी देन थी, वो ये कैपिटलिज्म, ये जो उपनिवेशी शासन है, वो जो ब्रिटिश शासन चल रहा है उसकी ही देन है। क्योंकि उन्होंने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो जो भारत का आपका यहाँ पे जो औद्योगिकरण है ना, वो विकास जो भी हो रहा है वो भारत का ही धन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे इंडिया की पूंजी है जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे कोई ब्रिटेन ने अपनी पूंजी नहीं लगाई है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या ये सब जो चल रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की देन है, ना कि ब्रिटिश एम्पायर की। और वही वो क्या करते हैं, यहाँ से ले जाके और उसके बाद वापस वहां पे कैपिटल को मतलब लेके और उसके बाद इंडिया में ही उसको देते हैं और उसके बाद वो वहां से प्रॉफिट अपना कमा रहे हैं। इस तरीके से इसको इन्होंने सामने लाके रखा। उसके बाद एक और चीज थी कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड रेलवे जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा हेल्प करी थी। इट रेलीगेटेड इंडिया टू अ पोजीशन ऑफ इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूडस्टफ, राइट। मतलब कि यहाँ पे ये क्या करते थे कि वो जितने भी रॉ मटेरियल है यहाँ से ले गए, वहां पे फिनिश गुड बनाया और फिर यहीं पे उन्होंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया अब क्या बन के रह गई थी कि वो बस इंपोर्टर है फिनिश गुड की और एक्सपोर्टर है रॉ मटेरियल की और फूड स्टफ्स की। तो कहाँ से फिर इंडस्ट्री कहाँ से यहाँ पे ग्रो करेगी।
अब यहाँ पे ये भी बात थी कि जो इन्होंने डेवलपमेंट करी थी ना ट्रेड रेलवे की और ये सब की, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए करी थी, अपने फायदे के लिए इसलिए ताकि वो इंडिया के रिमोटेस्ट कॉर्नर तक भी अपने व्यापार को जो है वो फल फूल सके उनका व्यापार। मतलब कि भारत के दूर दराज जितने भी क्षेत्र थे वहां पे वो क्या करते थे, वहां से कच्चे माल वो ले आते थे क्योंकि उनके पास रेलवे की सुविधा थी, रोड्स की सुविधा थी। तो अब वो क्या करते थे कि वहां से रॉ मटेरियल वो कहीं से भी कहीं पे भी उत्पादन हो रहा है, बिहार में झारखंड में कहीं से भी वो रेलवे के द्वारा उसको ला सकते थे। उसके बाद ये वापस उसको इंग्लैंड ले जा सकते थे। फिर वहां पे फिनिश किया गुड्स को, उसको मतलब निर्माण किया और उसके बाद फिर उसको क्या है फिनिश गुड जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया वापस इंडिया में ही लाके, मतलब कि इंडिया को एज अ मार्केट भी जो है वो यूज कर रहे थे। उसी तर्क में जो जीबी जोशी हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तर्क दिया था कि जो रेलवे का विकास हुआ है ना वो ब्रिटेन का जो है उद्योग जो भी इंडस्ट्री थी वो भारत का दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन ने कुछ अपनी मेहनत से कुछ कमाया हो, ये रॉ मटेरियल एंड ऑल जो है वो यहीं से सप्लाई होते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये देखना चाहिए कि उनका जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है वो भारत की देन है और उनके बदले में भले ही उन्होंने रेलवे दिया लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी है हमें उन्होंने। ये चीज थी, ये नेशनलिस्ट लीडर्स का भी कहना था। ऐसा उन्होंने ये कहा था, कोऑर्डिनेटेड विद इंडियाज इंडस्ट्रियल नीड एंड इट असर्ड अ कमर्शियल रादर देन अ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में इनका ये कहना था। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए कि वन वे जो फ्री ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी थी उससे भी उनको काफी ज्यादा हेल्प हो रहा था, राइट। मतलब यहाँ से क्या हो रहा था कि जैसे जो भी नेशनलिस्ट है उन्होंने ये कहा कि जो भी वन वे फ्री ट्रेड था वो इंडिया के जो यहाँ पे रीजनल इंडस्ट्री थी उसको काफी ज्यादा हैम्पर कर रही थी। कैसे हैम्पर करी थी, क्योंकि यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी। यहाँ पे उन्होंने ये चीज जो है एक्सपोज किया कि ये जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ही प्री मेच्योर है और यहाँ पे जो कंपटीशन भी हो रहा है वो बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी वो उनको मिली हुई है और इसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन भी फेयर मैनर में हो नहीं रहा। उसके बाद टैक्सेस जो हैं वो भी काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे ओवरबर्डन हो रहा था और उसके बाद ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो थे और ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा अपने पदों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने फिर बाद में चल के जो है उन्होंने लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन की भी डिमांड करी, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की डिमांड करी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप इनकम टैक्स को इम्पोज करो और फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी जो है कंज्यूमर गुड्स पे और ये जो रिच मिडिल क्लास है उन पे आप लगाओ। तो ये सारी चीजें उन्होंने मांगे रखी थी बाद में चल के, लेकिन ऐसा था कि काफी ज्यादा फायदा उनको ऑलरेडी हो रहा था। तो अगर आप इफेक्ट कहते हो इकोनॉमिक ड्रेन का, तो जो भी नेशनलिस्ट एस्टिमेट थे उसके हिसाब से ये था कि जो ड्रेन आउट थ्योरी जो कहती है ना उसमें ये था कि मतलब मोर देन द टोटल लैंड रेवेन्यू ये जो है ड्रेन हो रहा था। ऊपर से जो हाफ ऑफ द टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो ड्रेन हो रहा था, 1/3 ऑफ द टोटल सेविंग ये भी यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। तो एक तरीके से आप समझिए कि कितना बुरा इफेक्ट इंडिया पे इसका पड़ रहा था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इशू स्टिमुलेंट टू नेशनल अनरेस्ट, मतलब कि सही बात है कि मतलब अगर इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं तो उसका जो आप कह सकते हो ना कि एक मुख्य बिंदु जो था, मुख्य केंद्र बिंदु जो सेंटर आप कह सकते हो वो इकोनॉमिक इशू तो था ही। पॉवर्टी अलग हो रही है, अकाल अलग पड़ रहा है, ऊपर से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट इंडिया अलग हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज सामने लाके रखी कि आपको जो इंडिया के लोग हैं उनके माइंड में ये चीज उन्होंने रखा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के हक के लिए काम कर रही है तो ये मानना आपका बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने जो भी ये खोखलापन जो ये इन्होंने फैला रखा था, जो भी एक मिथ इन्होंने फैला रखा था, वो इन्होंने ये जो भी मतलब ये जो कैपिटलिस्ट लीडर्स थे उसका बिल्कुल सामने लाके रखा। इन्होंने ये क्लियरली डिफाइन किया कि इंडिया अगर गरीब है, अगर भारत अगर गरीब है तो वो बस इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश का शासन जो है वो भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक जो ये सिद्धांत इन्होंने लाके रखा था ना उसको भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत गरीब है क्योंकि ये जो मतलब उपनिवेशी हित है ना उसके हिसाब से जो है यहाँ पे रूल किया जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए ही इंडिया में जो है वो रूल किया जा रहा है। सारी पॉलिसीज ऐसी लाई जा रही हैं जो कि ब्रिटिशर्स को फेवरेबल हों, सारे एक्ट्स ऐसे लाए जा रहे हैं जो ब्रिटिशर्स को फेवरेबल हों। इंडिया के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट वाली स्थिति जो है वो देखने को मिली। एक तरीके से जो अंग्रेजी शासन था उसको एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल चुनौती दे दी थी कि आपको जो भी राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, जो भी 1885 से 1905 में, उसमें इन्होंने इंडियन के माइंड्स में काफी ज्यादा रेनेसेंस लाने की कोशिश की थी, उसमें चेतना लाने की कोशिश की थी। और खासकर इकोनॉमिकली जो है, इकोनॉमिक जो उनकी थ्योरी थी या फिर इकोनॉमिक जो उनका गाइड था या फिर इकोनॉमिक जो उनकी मतलब जो वो समझाना चाहते थे लोगों को, वो ये इकोनॉमिक थ्योरी जो ड्रेन थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, वो काफी ज्यादा कारगर भी हुई थी इसमें। Till the end of 19th century, the nationalists had been demanding some share in political power and control over the purse. मतलब इनका क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में आप मतलब एंट्री लो और उसके बाद आप चीजों को समझो, और उसके बाद फिर बाद में जाके इन्होंने डिमांड भी रखी कि आपको जो है राजनीतिक जो शक्तियां हैं आपके पास सिर्फ नहीं रहनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पावर है वो इंडियन को भी हक में दिए जाने चाहिए। और जब 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर चल रहा था तो उन्होंने मतलब फिर तो मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब हमें ब्रिटिश कॉलोनी से जो है वो आजादी चाहिए। और ऐसे लीडर्स में सबसे ज्यादा जो नाम आपको सामने देखने को मिलता है वो है दादा भाई नौरोजी का। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने भारत के इकोनॉमिक स्थिति को उजागर करने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस ये कैसे हुआ। इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उसके बाद किस तरीके से इसके लिए जो है डिफरेंट एक्ट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे और कैसे कैसे ये एक्ट्स लाए गए थे। तो सबसे पहली बात कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में प्रकाशित हुआ था वो था बंगाल गैजेट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसे कैलकाटा जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है, जो कि स्टार्ट किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा 1780 में, और इसको फिर सीज आउट कर दिया गया था 1872 में। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो जनरल्स उस टाइम में मतलब 1872 के टाइम के बाद कह सकते हो या उस टाइम के पीरियड में कह सकते हो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जनरल्स प्रकाशित हो रहे थे उसमें द बंगाल जर्नल था, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर या फिर बॉम्बे हेराल्ड, ये सब शामिल थे। और यहाँ पे ये जो अंग्रेजी ब्रिटिश एम्पायर थी ना, ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इस बात से ज्यादा डरते थे कि अगर ये जनरल्स जो हैं, अगर ये जो भी ये समाचार पत्र जो यहाँ पे प्रकाशित हो रहे हैं, अगर ये लंदन पहुंच गए तो इनके जो कारनामे हैं जो ये इंडिया में कर रहे हैं ना, वो वहां पे उजागर हो जाएगा। और इनका जो है मतलब एक कहते हैं ना बहुत ही लोकल लैंग्वेज में कि भांडा फोड़ होना, मतलब इनका जो है ये चीज जो सामने आके ब्रिटिशर्स की जो एक गलत नीति है वो सामने आ जाएगी कि ये किस तरीके से यहाँ पे प्रेस को कर्व करके एक दमन वाली नीति जो है वो अपना रहे हैं इंडिया में। अब देखिए अर्ली रेगुलेशन कौन कौन से हुए थे। तो जो भी मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, जो भी समाचार पत्र का ये सब उसके लिए एक्ट्स लाए जाते हैं, उसमें 1799 का भी एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कहा जाता है। इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो लागू किया था, इस डर से कि उस समय कहीं फ्रांस का ऐसा नहीं, फ्रेंच इन्वेजन जो है इंडिया पे हो ना जाए, इसके डर से इन्होंने समाचार पत्र पे जो है वो सेंसर लगा दिया था। इसके अनुसार ये कहा जाता था, ये एक्ट इसमें एक प्रोविजन डाला गया था कि जो भी समाचार पत्र हैं उसके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो अपने जो भी है ओनर और संपादक और जो भी इसके मतलब रेस्ट्रिक्शन में ये मतलब कुछ वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन में इनमें ये शामिल किया था कि आपको अपने ओनर का नाम, संपादक का नाम और जो भी इसको लिख रहे हैं उसका नाम जो है साफ साफ अपने इसमें जो भी आप छाप रहे हो उसमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद इसके अलावा उन्होंने ये भी किया था कि जो भी आप इसको प्रकाशित करते हो, इसके प्रकाशित करने के पहले ही आपको प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना होगा और ये आपके लिए बिल्कुल ही मैंडेटरी होगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि इट इम्पोज्ड ऑलमोस्ट वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप, मतलब प्री सेंसरशिप लाके इन्होंने ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो कि इन्होंने एक वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन जो होता है ना वो लागू कर दिया था। उसके बाद लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया 1823 में, जिसे लाया गया था आपका जॉन एडम्स के द्वारा। उन्होंने भी मतलब रिएक्शनरी व्यू कुछ लाते हुए इसको इनैक्ट किया था। और इसमें खासकर ये कहा गया था कि अगर आपको स्टार्ट करना है या प्रेस का यूज करना है
तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, और अगर आप लाइसेंस नहीं ले लोगे तो वो एक अपराध माना जाएगा। मतलब ये जितने भी नियम है ना, ये जितने भी कानून है या जितने भी लॉ थे, वो उन समाचार पत्रों पे ज्यादा किए गए थे जो भारत में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रकाशित हो रहे थे। मतलब कि अगर लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रकाशित होंगे तो लोगों को ज्यादा जागृत करेंगे। तो इसीलिए इनके जो ओनर्स थे ये भारतीय थे, और इसीलिए इन्होंने इसमें जो है ये चीज लाई थी कि आपको अगर लाइसेंस नहीं मिला हुआ है तो आप इसे प्रकाशित नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स लाइसेंस के लिए आप ब्रिटिशर्स के पास जाओगे जो कि आपको वो देंगे नहीं। और इसका एक एग्जाम्पल था कि इसी नियम के द्वारा ये जो राजा राम मोहन रॉय की मिरातुल अकबर जो प्रकाशित होती थी उसको इनको बंद करना पड़ा था। अब देखिए प्रेस एक्ट ऑफ 1835 ऑफ मेट, और या फिर इसे मेटकाफे एक्ट भी, मेटकाफ एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो उस समय गवर्नर जनरल थे ना, चार्ल्स मेटकाफ जिसे था, उन्होंने भारतीय जो प्रेस था उसके लिए मतलब इसको 1823 के ऑर्डिनेंस को रिपील किया था, और उसके बदले इन्होंने नया एक प्रेस एक्ट लाया था 1835 का। तो 1823 का जो पहले का था उसको उन्होंने रद्द किया, और उसके बाद इन्होंने नया एक एक्ट लाया, और इसीलिए मतलब मेटकाफ को जो है वो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आप ध्यान में रखिएगा कि मेटकाफे को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 1835 में जो है ये नया प्रेस अधिनियम जो आया उसमें क्या लिखा गया था कि आपको अगर कोई भी चीज पब्लिक मतलब पब्लिकेशन आपको करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका प्रिंटर है या पब्लिशर है या फिर जो भी प्रिसाइज अकाउंट है वो आपको सबसे पहले उसकी सूचना जो है वो सरकार को देनी होगी, तभी आपका ये जो काम है वो आसानी से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आया। ये क्यों आया? क्योंकि उस समय 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें मतलब जो भी इमरजेंसी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए इन्होंने 1857 का ये एक्ट जो है वो वापस से लागू कर दिया था, इम्पोज कर दिया था लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन इन्होंने, ताकि ये जो मतलब अभी अभी इन्होंने 1857 का रिवोल्ट जो झेला है उसको उसका कोई बड़ा खामियाजा इनको जो है वो भुगतना ना पड़ जाए। उन्होंने काफी ज्यादा इस एक्ट के द्वारा इनको ये भी सरकार को ये अधिकार भी दिया गया था कि वो किसी भी समाचार पत्र के साथ कोई भी जर्नल्स है या पत्रिका है या पुस्तक है या कोई भी है उस पे जो है वो मतलब प्रतिबंध लगा सकती थी, उस पे सेंसरशिप लगा सकती थी। तो इस तरीके से मतलब ये सिर्फ 1 साल के लिए ही लाया था इन्होंने, लेकिन लाया जरूर था। फिर यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, पंजीकरण जिसे कहते हैं, पंजीकरण अधिनियम कह सकते हो आप इसे, 1867 का। तो यहाँ पे इसका क्या था, इन्होंने जो मैटकाफे का जो एक्ट था 1835 का उसको जो है रिप्लेस किया, और उसके बाद ये जो है मेनली रेगुलेटरी एक चीज थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है इस एक्ट का जो मेन एम था ना वो प्रेस और समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, बल्कि उसको रेगुलेट करना था, उसको नियमित करना था। मतलब प्रतिबंध एक डिफरेंट चीज होती है, रेस्ट्रिक्शन एक डिफरेंट चीज होती है और रेगुलेशन एक डिफरेंट चीज होती है। तो यहाँ पे इस एक्ट का मेन जो मोटिव था वो था रेगुलेट करना, ना कि रेस्ट्रिक्ट करना। अब यहाँ पे इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी जो मतलब न्यूज़पेपर है या कोई भी चीज है उसको प्रिंट होने के लिए प्रिंटर का नाम और पब्लिशर का नाम जो है वो, और पब्लिकेशन जो है वहां पे जहां पे पब्लिकेशन हो रहा है वहां पे इन दोनों का नाम होना जरूरी है। और एक कॉपी जो है वो आपको लोकल गवर्नमेंट को सबमिट होनी चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, ठीक है। ये आपको निःशुल्क मतलब बिना किसी शुल्क के आपको जो है 1 महीने के अंदर एक स्थानीय सरकार को आपको इसको सबमिट करना होगा। अब आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। मतलब कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ प्रेस का ब्रिटिश इंडिया में, और उसके बाद उनका क्या रोल था नेशनलिज्म या फिर फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम हुआ था उसमें प्रेस का क्या रोल था। आपको ये भी स्टेट करना है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए थे इसको सप्रेस करने के लिए, मतलब प्रेस को कर्ब करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए थे, आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि आपको
जो भी आप सबसे पहले तो ये बताओगे कि ये था क्या, मतलब किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट लाई थी, कौन कौन से सेक्शन 124 या फिर ए या फिर इंडियन पिनल कोड के तहत इन्होंने जो भी एक्ट्स लाए थे वो आप देखोगे कि इन्होंने कर्ब करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स लाए, जैसा कि अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया। फिर उसके बाद एक और चीज आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डिस्कस करना है 1878 का, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। और उसके बाद फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन जो इंडियन प्रेस का था वो क्या था, कि मतलब सबसे पहले इन्होंने जो लोग हैं उसको पॉलिटिकली उसको एजुकेट करना शुरू किया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको जागृत करना शुरू किया, उनमें चेतना लानी शुरू करी। उसके बाद जो भी मासेस हैं, चाहे वो पेजेंट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, उनको कनेक्ट करना शुरू किया। मतलब जो भी मास पार्टिसिपेशन है उसको इन्होंने एक कनेक्शन दी थी, अवेयरनेस फैलाई थी। ये सारी चीजें जो है इसके कंट्रीब्यूशन में आप कह सकते हो। फिर है कि रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने कैसे किया, तो इन्होंने बहुत सारे जो है लॉज लाए थे, बहुत सारे एक्ट्स लाए थे जो हमने ऊपर में डिस्कस किए थे। तो आपको 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जरूर से डिस्कस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेस खासकर। अब देखिए, स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम, मतलब कि नेशनलिस्ट लीडर ने इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस को सिक्योर करने के लिए क्या क्या किया था। तो 1824 में राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट अ रेजोल्यूशन रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके बाद हिंदू और स्वदेश मित्रम लाया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इंडियन मिनर एनएन सेन, केसरी और महाता जो है बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट जीपी वर्मा एंड, मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हो सकता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर किसी तरीके से पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर जर्नल या फिर जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा हुआ था। अब गुजराती इंदु प्रकाश के द्वारा हुआ था, सोम प्रकाश बांगना विनाशी और सांधारनी इन बंगाल, ये सारे ठीक है। अब इम्पोर्टेंस में यही है कि ये जो न्यूज़पेपर थे ये सिर्फ पब्लिश नहीं होते थे, ये पॉलिटिकली लोगों को उजागर भी कर रहे थे और चेतना ला रहे थे उनमें। इन दीज न्यूज़पेपर गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज वेयर पुट इनटू मतलब क्रिटिकल स्क्रूटनी, मतलब कि उनमें ये जो प्रकाशन होता था उसमें ब्रिटिशर्स के जितने भी एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज है, एक्ट्स है, उसको क्रिटिकली ये लोग स्क्रूटिनाइज करते थे, उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते थे। और इस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के अपोजिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के जैसा रोल प्ले किया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानिए। वीपीए जो है वो बेटर कंट्रोल जो है वर्नाकुलर प्रेस के लिए, उसके लिए इन्होंने लाया था, ताकि वो जो है इफेक्टिवली पनिश कर सकते और रिप्रेस कर सके जो भी सिडिशियस राइटिंग है। मतलब कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, जो भी ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश कॉलोनी है, उन्होंने ये सिक्योर कर लिया था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इस एक्ट में ये चीजें डाली गई थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पूरा का पूरा पावर होगा प्रिंटर और पब्लिशर को बुलाने का। कोई भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर अगर जो है छप रही है तो उसको एक बॉन्ड साइन करना होगा गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के साथ। और आप गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख सकते हो गवर्नमेंट के लिए जो उसको मंजूर नहीं हो। और उसके बाद जो भी आपको डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, ये सब सारी चीजें हैं वो भी आपको सामने लाके रखनी होगी, बतानी होगी, मतलब एक पूरा ब्यौरा देना होगा। द मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल, मतलब जो मजिस्ट्रेट बोल देगा वो फाइनल होगा और कोई भी आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो इसके लिए। फिर था अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड गेट एग्जम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ टू द गवर्नमेंट सेंसर, मतलब कि एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है वो इस चीज से, इस एक्ट से तभी आजादी पा सकता था जब वो गवर्नमेंट को जो है एक फुल प्रूफ देता है। एक्ट जो है इसको, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वीपीए एक्ट, इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। और इसके वर्स्ट फीचर में दो चीजें जो शामिल थे वो ये थी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे तो इतना प्रतिबंध नहीं लगाता था, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित होते थे, वर्नाकुलर प्रेस था, उस पे ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखते थे। लेकिन ये सारे नियम इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए नहीं किए गए थे। उसके बाद एक तो चीज कि जो भी, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि मजिस्ट्रेट का एक्शन फाइनल एक्शन होगा, तो यहाँ पे कोई राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं दी गई थी। देयर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ द एक्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा ऑपोजिशन होना शुरू हुआ था। और फाइनली जो है लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया था 1882 में। आपको मैं बता दूं कि जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने इसको जो है, जब वो वायसरॉय थे इंडिया में 1876 से 1880 का टाइम पीरियड था उनका,
तब जाके उन्होंने इस एक्ट को लाया था। यहाँ पे लिखा नहीं है, प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये मैं पहले बता भी चुकी हूँ। हालांकि लॉर्ड लिटन ने इसे पास किया था 1878 में, ताकि वो जो है प्रेस पे काफी ज्यादा जो सेडिशियस मटेरियल होते हैं उसको कर्ब कर सके, उसको प्रकाशित होने से रोक सके, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को खड़ा ना करे। लॉर्ड लिटन जो थे उस समय इन्होंने काफी ज्यादा, एक तो उसके लिए भी विख्यात थे कि इन्होंने प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। उसके बाद एक और चीज थी कि साउथ इंडिया में उस समय कम से कम 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी अकाल के कारण, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली दरबार सजा रहे थे। दिल्ली दरबार 1877 में लाया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो खर्च किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक तरफ जहां एक सेक्शन ऑफ द पीपल जो है वो भूख से मर रही थी, वहां पे ये लोग दिल्ली दरबार सजा रहे थे। तो लॉर्ड लिटन के लिए इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, इस चीज के लिए भी। और इसको रिपेल किसने किया था, इसको रिपन ने 1882 में वापस हटाया था। 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे वो पहले ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट थे जिनको इस एक्ट के द्वारा जो है वो इम्प्रिजन किया गया था, उनको मतलब सजा दी गई थी। ओके, तो इस तरीके से जो है आप ये भी देख सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक का इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको पूछे कि नेशनलिस्ट फाइट जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए क्या क्या था, तो तिलक ने तो मतलब जो एक एंटी इंपेरियलिस्ट सेंटिमेंट होता है लोगों में जगाने के लिए, मैंने बताया है आपको पहले भी, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किए थे। और इनके दो मेन न्यूज़पेपर थे, केसरी और महाराठा, उन्होंने प्रकाशित किया था। तो इन्होंने गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको तो एक मौका चाहिए था कि किस तरीके से, वो मौके की तलाश में थे कि कुछ ऐसा वो एग्जाम्पल सेट करें ताकि लोग उनसे डरे, और उनको ये मौका मिल गया। और उन्होंने फिर क्या किया कि इसको, इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए उन्होंने तिलक को जो है एक विक्टिम के रूप में लिया, और उसके बाद उन्होंने उसको मतलब उनको सजा सुनाई, ताकि वो एक पब्लिक के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। और बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने एक मिडिल क्लास पेजेंट आर्टिसन वर्कर्स को लाने वाले कांग्रेस के अंदर वो पहले व्यक्ति थे, पहले नेशनलिस्ट लीडर थे। तिलक के अरेस्ट के बाद जो है उनके ये जो केसरी और ये शिवाजी, ये सारी चीजें, तो उनको ऐसा समझा गया कि वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को भड़का सकें। और इस तरीके से जो है उनको गिल्टी माना गया, और उसके बाद उनको 18 मंथ की सजा भी दी गई थी। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप देखते हो तो 1921 में कुछ रिकमेंडेशन जो है प्रेस कमेटी के द्वारा दी गई थी। तेज बहादुर सप्रू जो है उसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे, और ये जो है प्रेस एक्ट 1908 और 1910 में जो है वापस रिपील कर दिया गया था। इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 में आया था, और इसके बाद जो है जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या को पावर्स मौजूद थे उसको सप्रेस कर दिया गया, और मतलब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके कोई भी अपना जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल प्री सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड एंड अमेंडमेंट्स मेड इन प्रेस इमरजेंसी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने वॉर के टाइम में सेंसरशिप जो है यहाँ पे प्री सेंसरशिप वाली जो रूल है वो इम्पोज कर दी थी, और उसके बाद जो प्रेस इमरजेंसी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ताकि प्रेस को इतना फ्रीडम नहीं देना था इन्हें। सो आई होप कि आप आज समझ पाए होंगे कि क्रिटिक्स ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि इंडिया का इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, और आपको आज ये पता चला होगा कि इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। आई होप यू लाइक द लेसन, एंड इफ यू लाइक दैट हिट द लाइक बटन। इफ यू हैविंग एनी क्वेरी, क्योंकि इसमें व्यूज ज्यादा आ नहीं रहे, कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप लोग, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। क्रिटिसाइज भी करना है, फील फ्री टू डू दैट, आई वोंट माइंड। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रीडिंग। बाय बाय।